नमस्कार। आपका साथी सुनील भट्ट अनमोल गीतों का रसास्वाद श्रृंखला में फिर से स्वागत कर रहा है। आज मैं एक ऐसे फिल्म गीतकार की नज्म पेश करने वाला हूँ जो कैफी आजमी के नाम से मशहूर है। ये गीत उन्होंने फिल्म हकीकत के लिए लिखा था, जिसका मधुर संगीत गुणी संगीतकार मदन मोहन ने दिया था और स्वर चार गायकों ने मिलकर दिए थे। वो थे मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मन्ना डे और भूपिंदर सिंह। मेरे गाए हुए इस गीत के वीडियो में मैंने इन गायकों की स्टाइल में गाने की छोटी सी कोशिश भी की है। मैंने पूर्व भूमिका के साथ रखी हुई तस्वीर कैफी आजमी और मदन मोहन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल में ऐसे ही गीतों का इंतखाब करता हूँ जो शाब्दिक दृष्टि से मनोहर हो। उसके लिए मैंने विविध फिल्म के गीतकार एवं संगीतकारों की रचनाएं और उन गीतों के प्रभाव के बारे में खुद अपनी लिखी किताबों का संदर्भ लिया है। इसकी लिंक मैंने इस गीत के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप उनको अवश्य देखें। इन अनमोल गीतों का रसास्वाद कराने के लिए मैं इन महान हस्तियों के बारे में लिखी गई असली किताबों का अध्ययन, विश्लेषण और गहन अभ्यास का इस्तेमाल भी करता हूँ। मैंने इन गीतों को रसप्रद बनाने के लिए पुरानी किताबें, सामयिक और अन्य असली साहित्य का भी भरपूर इस्तेमाल किया है और कड़ी मेहनत और अथाक प्रयत्नों के बाद मैं अपना हर वीडियो तैयार करता हूँ। मेरे इन प्रयासों को सराहने के लिए आपसे मेरी दिल से उम्मीद भरी इल्तिजा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाने को प्रेरित होंगे। चलो अब इस गीत की पृष्ठभूमि में जाते हैं। चेतन आनंद ने भारत का चीन के साथ युद्ध के पश्चात 1964 में फिल्म हकीकत का निर्माण किया था, जिसमें देशभक्ति प्रचुर मात्रा में थी। गीतकार कैफी आजमी और अभिनेता बलराज साहनी ने अपनी कला का निःशुल्क योगदान दिया था। असल में कैफी आजमी ने अपनी सरमाया किताब में यही नज्म लिखी थी, जिसके कुछ अंश इस गीत में लिए गए हैं। शायर ने खुद की एक कल्पना की है, जो अपनी पत्नी को अपने विरह में तड़पती और बिलखती हुई सोचता है। फिल्म की कहानी में सैनिकों का एक समूह जो युद्ध के लिए कठिनतम पर्वतीय रास्तों पर लड़ रहा है, उन सैनिकों की मौत की खबर का गलती से ऐलान हो जाता है, जिसकी वजह से सभी सैनिक अवसाद में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उस खबर का कितना दर्दनाक असर उनकी अपनी अपनी जीवन साथी पर पड़ा होगा। उसकी कल्पना इस गीत में की गई है। विशुद्ध रूप में एक जीवन संगिनी का विरह काव्य ही है ये। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। हो के मजबूर मुझे। इस गीत के मुखड़े में बात कुछ यूं है कि जिसे भूलना जरा भी आसान नहीं था, उसे सजनी ने अपने साजन को मजबूर होकर बुलाया होगा, ऐसा शायर कहते हैं। और बिरहा में जीने से तो मरना बेहतर है, ऐसा सोचकर दवा के बदले जहर खाने की कोशिश की होगी, ऐसा भी शायर सोचता है।
दिल ने से भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने से भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने ये और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। पहले सैनिक की कल्पना है कि मेरी सजनी के दिल ने मुझे याद कर करके कई पुरानी कहानियां सुनाई होंगी, और तब उसकी आंखें न तो आंसू बहा सकी होगी, न तो उन अश्कों को पी सकी होगी। मेरे लिए सभी उम्मीदें छोड़ दी होंगी और अपना कमरा बंद करके मेरे सभी खत जला दिए होंगे, ताकि किसी को पता भी न चले। मेरे हर खत का हर एक अक्षर उसके दिमाग ने याद किया होगा। कारुण्य की सीमा आ जाती है जब कोई सजनी अपने साजन के खत जलाने पर मजबूर हो जाती है। इस अंतरे को अपनी गंभीर आवाज भूपिंदर सिंह ने दी है। उसने घबरा के नजर लाख बजाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बजाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, है हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। अब दूसरे यार की बारी आती है। वो भी अपनी कल्पना में अपने मौत की खबर मिलने पर अपनी सजनी का कैसा हाल हुआ होगा, ये अपनी दर्द भरी आवाज में पेश करता है। वो सोचता है कि उसकी पत्नी ने हकीकत को स्वीकार न करने के बहुत असफल प्रयत्न किए होंगे। वो ये भी सोचता है कि जब मेरी खबर सुनी होगी तब अपने कमरे में मेज पर पड़ी हुई मेरी तस्वीर घोर निराशा में हटाई होंगी। तब उसने अपनी पूरी दुनिया लुटती हुई पाई होगी। उसको अपनी ही तरह मेरा अक्स भी हर जगह तड़पता हुआ नजर आया होगा। छेड़ की बात पे अरमान चलाए होंगे, छेड़ की बात पे अरमान चलाए होंगे, गम दिखावे की हंसी में बनाए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके
शायर का तसव्वुर एक और गमगीन रंग दिखाता है। जब भी सखियाँ मिलती है तब स्वाभाविकतः अपनी वैवाहिक जीवन की बातें होती है और छेड़छाड़ की बातें भी होती है। ऐसी ही कुछ बात पर उसके दिल के अरमान मचल उठते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। साजन को याद करने लगती है। हंसी खुशी की बातें होती है मगर तब वो दिखावा करने लगती है। फिर भी उसका गम उन बातों में उभर आता ही है। भूले से अपने बलम का नाम होठों पर आते ही आंखें पुरनम हो जाती है और अपना सर सहेली के शानों पर रखकर बेबस और बेकस सी हो जाती है। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होंगी, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होंगी, और भी गम की घटा मुखड़े पे छाई होगी। बिजली नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। होके मजबूर मुझे। गीत के आखिरी अंतरे में एक और ख्याल शायर के जहन में उभरता है। एक और यार अपना फसाना सुनाते हुए कहता है, मेरी जीवन संगिनी की जुल्फों को संवारने के लिए जब कोई सहेली आई होगी और जिद करती होगी, तब वो सोचती होगी कि अब किसके लिए अपनी जुल्फें संवारूं। फिर भी सहेली मानी नहीं होगी और मेरी सजनी अपने बाल संवरने के बाद और भी गमगीन हो गई होगी। ऐसा होने के बाद एक अरसे तक उदास हो गई होगी, चेहरा बेनूर हो गया होगा और एक मुद्दत तक आंखों की चमक लुप्त हो गई होगी। यूं तो इस नज्म में कई और भी शेर है, मगर इन आखिरी शेर के साथ ये गीत समाप्त हो जाता है। ऐसे नायाब नगीने से गीतों की झलक और आस्वाद सुनना आपको यकीनन पसंद आया होगा। आपसे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो इस चैनल में हमेशा देखते रहेंगे। अगला वीडियो एक और उत्तम काव्य सबर गीत इंतजार कीजिए और तब तक अपने दोस्त को दीजिए अलविदा। नमस्कार।